नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प श्रीवास्तव शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम सब के लिए आज एक बहुत खुशी का दिन है। ठीक है, हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था थी उसको बहाल कर दिया गया है। ये सिर्फ आरक्षण की व्यवस्था को बहाल नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों को बहाल किया है जो कि काफ़ी लंबे समय तक से रुकी हुई थी। ऐसी उम्मीद लेके हम अब आगे की तैयारी करें कि बहुत सारी वैकेंसी आएगी और हमको एग्ज़ाम देने का अवसर मिलेगा। ठीक है, आरक्षण को देखते हैं हम। अभी वर्तमान व्यवस्था क्या रहेगी आरक्षण की। हमको पता है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की जो सीमा है वर्तमान में 58% की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण की सीमा कितनी है? 58% की है, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 12%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 32% और ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 14% की व्यवस्था है। वर्तमान में जो नियुक्तियां होंगी वो इसी के अंतर्गत होगी, इसी रोस्टर के अंतर्गत होगी, और जो पुरानी नियुक्तियां रुकी है हो सकता है वो भी इसी के अंतर्गत होगी। जैसे आपको पता है कि पीएससी की इंटरव्यू हो गया, उसकी भी रिजल्ट आना बचा हुआ। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिसके रिजल्ट अभी आने बाकी है। वो सारे रिजल्ट किसके आधार पे आएंगे? 58% के आधार पे आएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमारा जो आरक्षण है उससे संबंधित कुछ तथ्य को जानने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम में हो सकता है हमारे काम आ सके। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ जब बना, मतलब कि सन 2000 में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिला के अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 16%, अनुसूचित जाति वर्ग की संख्या 20% और अदर बैकवर्ड क्लास की संख्या थोड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, तो एमपी में आरक्षण की व्यवस्था ऐसी थी कि क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की संख्या 14% थी, इसलिए उनको कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया? अनुसूचित जाति वर्ग की जो संख्या थी वो 16% थी, इसलिए उनको 16% का क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। जब छत्तीसगढ़ हमारा बना तब अनुसूचित जनजाति वर्ग की संख्या एमपी संयुक्त मध्य प्रदेश में कितनी थी? 20% की, इसलिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 14% के आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई। लेकिन वर्ष 2012 में जब रमन सिंह जी की सरकार आई तो रमन सिंह जी ने आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाया और 50% की सीमा को कहाँ ले गए? वो 58% ले गए। उन्होंने वर्तमान अनुसूचित जनजाति की जो आरक्षण 16% था उसको कहाँ ले आए? वो 12% में ले आए, जिसके लिए उन्होंने ये आधार दिया कि क्योंकि हम जब मध्य प्रदेश में रहते थे तो अनुसूचित जाति के जो वर्ग की जो जनसंख्या थी वो कितने प्रतिशत थी? 16%। वर्तमान में जब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या कितनी है? 12% है, तो इसीलिए वो आरक्षण की सीमा को कहाँ ले आए? 12%। वैसे 12% से थोड़ा ज़्यादा है कि 13.5% समथिंग है, लेकिन उन्होंने कितना आरक्षण दिया? 12%। और वो बोले कि क्योंकि अनुसूचित जनजाति वर्गों की जनसंख्या 32% के समकक्ष है, इसलिए उनकी आरक्षण की सीमा को बढ़ा के उन्होंने कितना कर दिया? 32% कर दिया। और ओबीसी की को रिजर्वेशन को कितना किया? 14% किया। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति वर्गों के आरक्षण को 16 से घटा के 12 कर दिया गया था, तो गुरु घासीदास साहित्य संस्थान करके एक संस्था थी, उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी और बोला गया कि भैया हमारे आरक्षण की सीमा को 16% से घटा के कितना कर दिया गया है? 12% कर दिया गया है। वर्तमान में जो निर्णय आया है, ठीक है, वर्तमान में जो निर्णय आया था कि 2022 में इसका निर्णय आया कि गुरु घासीदास साहित्य संस्थान जो केस की थी हाई कोर्ट में, और उन्होंने इस 58% के आरक्षण की सीमा को असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। कोर्ट ने कहा 58% की सीमा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और आरक्षण की जो सीमा कर दी गई वो कितनी कर दी गई? 50% की कर दी गई। तो आज से पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो कितनी हो गई थी? 50% हो गई थी। लेकिन
सरकार इस निर्णय के खिलाफ कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ दिया और ये बोला कि देखो आज का जो निर्णय है, आज का निर्णय थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वह कोई भी केस को अपने पास बुला सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एक काम किया कि आर्टिकल 136 का प्रयोग करके जो निर्णय, जो केस हाई कोर्ट में चल रहा था उसको अपने पास बुला लिया, पहला काम। दूसरा काम ये किया, वो ये बोले कि जो 2012 की जो सीमा थी, मतलब कितनी थी 2012 की सीमा? 58% की थी। 2012 में जो 58% की सीमा थी, वो बोले अभी अपॉइंटमेंट और प्रमोशन इसी के आधार पे किया जाएगा। मतलब जो नियुक्तियां होगी वो किस आधार पे होगी? अब वर्तमान में 58% के आधार पे। और ये बोला कि बाकी जो केस रहेगा वो चलते रहेगा, ठीक है, बाकी जो केस रहेगा वो क्या रहेगा? हमारा चलते रहेगा। हमको पता है कि भूपेश बघेल सरकार, अब ये 58% का निर्णय हुआ ये था कि भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उन्होंने दिसंबर 2022 में एक विशेष सत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया और उस विशेष सत्र के माध्यम से अनुसूचित जाति की को 13% का आरक्षण, जो 12% था उनका पहले, उसको 1% बढ़ा दिया गया, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32% का आरक्षण, और ओबीसी को, जिनकी आरक्षण की सीमा 14% थी, उसको 13% बढ़ा के उनके आरक्षण की सीमा को क्या कर दिया गया? 27% कर दिया गया। और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 4% का आरक्षण दिया गया। भूपेश बघेल जी की सरकार ने टोटल 76% के आरक्षण का एक विधेयक पेश किया, ठीक है, विधानसभा की विशेष सत्र में, जिसको राज्यपाल ने अनुमति नहीं दिया है। वर्तमान में जो निर्णय आया है, भूपेश बघेल जी ने ट्वीट भी किया है कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो अब भूपेश बघेल की सरकार ये कर सकती है कि क्योंकि 50% की लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ तो दी है, तो इस बेसिस पे हो सकता है भूपेश बघेल दबाव बनाए राज्यपाल के ऊपर कि वो विधेयक को क्या दे? अपनी सहमति दे, ठीक है। आइए ये जो आरक्षण है उसके संवैधानिक पक्षों पे चर्चा करते हैं कि संविधान में क्या क्या स्थिति रखी गई है, आरक्षण को लेके क्या क्या चर्चा की गई है। हम सबको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 हमको ये बोलता है कि धर्म, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, और आर्टिकल 16 ये बोला है कि लोक नियोजन के विषय पे अवसर की समानता रहेगी। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ, सरकारें काम करना चालू की, तो हमको पता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, इन सामाजिक व्यवस्था में अगर सुधार लाना है तो हमको जो वर्ग पीछे छूट गए हैं विकास की इस रेस में, जो वर्ग पीछे छूट गए हैं, जो बहुत समय से विकास अपने समाज का या अपनी जाति का या अपना विकास नहीं कर पाए हैं, अगर उनको भी आगे बढ़ाना है तो उनके लिए कोई विशेष प्रावधान करना पड़ेगा। तो इसी विशेष प्रावधान करने के लिए हमने आर्टिकल 15 में 15(5) और 15(6) की व्यवस्था की। इसी के माध्यम से हमने शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण 15(5) और 15(6) के माध्यम से लागू किया। 15(4) भी बोल सकते हैं, लेकिन 15(4) में हम विधानसभा की सीटों में आरक्षण की बात करते हैं। 16 में जिसमें बोला गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, उसमें हमने 16(4) जोड़ा और 16(6) जोड़ा। नियुक्तियों में आरक्षण और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, ये नियुक्तियों में आरक्षण से संबंधित है और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण से संबंधित है की व्यवस्था की। किंतु हमको ये पता है कि आर्टिकल 340 अन्य पिछड़े वर्ग को, ये व्यवस्था अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग के गठन करने की व्यवस्था देता है। आर्टिकल 340 सरकार को ये अधिकार देता है कि सरकार अगर चाहे तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है और ये उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। तो इसी का प्रयोग करते हुए 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का गठन को किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई की सरकार आई और मोरारजी देसाई ने मंडल आयोग का गठन किया गया और ये बोला गया कि पता करो कि हमारे देश में देखिए अनुसूचित जनजाति वर्ग जो कि
समाज की मुख्य धारा से अपने आप को अलग कटा हुआ महसूस करते थे। लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वो थे जो समाज में ही रहते थे और वो बहिष्कृत महसूस करते थे अपने आप को। उनके बारे में हम सबको पता है, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जो समाज में तो थे किंतु वो अपने उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ठीक है, सामाजिक रूप से वो पिछड़े थे, उनको भी आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता थी। तो मंडल कमीशन का गठन जब किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा, तो मंडल कमीशन ने देखा कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो कुल जनसंख्या का 52% है और उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत है। तो हमने देखा कि 3743 जातियों को 52% आरक्षण देने की व्यवस्था की और 52 जो कि 52% थी। 3743 जातियों को हमने आइडेंटिफाई किया जिनको हम किस में काउंट कर सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास में। और ये 3743 जातियों को जो कि टोटल पॉपुलेशन का कितना थी 52%, हमने ये बोला कि 27% के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। ये कौन बोल रहा है? मंडल कमीशन ये बोल रहा है। मंडल कमीशन ये बोल रहा है कि ये जो 3743 जातियां हैं उनको लिए आरक्षण में कितनी व्यवस्था की जाए, 27% की व्यवस्था की जाए। जिसके 27% क्यों बोला गया? ये बोला गया कि सामाजिक न्याय के तहत 50% नियुक्तियां हों या 50% भर्तियां हों और योग्यता के आधार पर कितनी परसेंट भर्तियां हों, 50% भर्तियां हों। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई उसको 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने लागू करना चालू किया। अब देखिए मंडल कमीशन की जो मंडल कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट पेश हो गई है, ठीक है। अब सरकार का क्या काम है, उसको धीरे धीरे लागू करेगी। तो उसकी शुरुआत होती है 1990 में। वीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी और वीपी सिंह ने पहली बार 27% का आरक्षण दिया। किसको? अदर बैकवर्ड क्लास को, ठीक है। अब इस 27% आरक्षण के बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, ठीक है। नरसिम्हा राव की सरकार ने 27% आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया। किसका प्रावधान लाया? क्रीमी लेयर का। उन्होंने ये बोला कि ये जो 3743 जातियां आइडेंटिफाई की गई हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको एक क्रीमी लेयर कैटेगरी बनाई जाए जिनको आरक्षण ना दिया जाए। और ये नरसिम्हा राव ये बोले कि 10% आरक्षण ऐसे सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए। 10% आरक्षण उन वर्गों को दिया जाए जो आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसी नरसिम्हा राव सरकार की रिपोर्ट को 1992 में इंदिरा साहनी ने चुनौती दी। कहाँ? न्यायालय में। इंदिरा साहनी नाम की एक वकील थी जिसने न्यायालय में चुनौती दी। किसको? नरसिम्हा राव की इस जो लागू किए थे 27% में क्रीमी लेयर, 10% और इसको चुनौती दी गई, जिसमें न्यायपालिका ने निर्णय सुनाया और बोला आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी। जो हम बार बार सुन रहे हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। वो कौन से केस में आया? इंदिरा साहनी केस में आया। उन्होंने ये बोला कि आरक्षण की सीमा 50% नहीं होगी। लेकिन मैं यहाँ आपको एक कोट करना चाहता हूँ। यहाँ न्यायपालिका ने ये बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो अगर जरूरत महसूस हो तो किसी विशेष स्थिति में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाया भी जा सकता है। इसीलिए विपक्ष ये दाव बोलते हैं कि भैया न्यायपालिका ने ये भी तो बोला था कि 50% से ज़्यादा आप कर सकते हो आरक्षण को, तो इसमें बहस का विषय है, ठीक है। अब इंदिरा साहनी केस में जब निर्णय आया तो न्यायपालिका बोली कि प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में क्या बोला गया कि भैया आरक्षण नियुक्तियों में तो दे दो, लेकिन प्रमोशन में अगर आरक्षण चाहोगे तो वो व्यवस्था नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जो बैकलॉग भर्ती होगी, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक बैकलॉग भर्ती आई थी किसकी? मंडी इंस्पेक्टर की, ठीक है। तो मंडी इंस्पेक्टर में आप देखे होंगे कि भरने का, उसमें नियुक्ति में भरने का अधिकार किसको था? ज़्यादातर किसको था? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को था और ओबीसी वर्ग को भी था, ठीक है। तो ये इंदिरा साहनी केस में ये बोला गया न्यायालय कि जो बैकलॉग भर्ती आएगी उसका 50% आरक्षण वो सिर्फ 50% पे सीमित होगा। मतलब कि
मान के चलो 2019 में 100 पोस्ट आई पटवारी की, ठीक है, 100 पोस्ट आई, जिसमें से 50 पोस्ट किसके लिए आरक्षित है? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। अब इसमें से 50 पोस्ट आरक्षित है में भर्ती हो पाई सिर्फ 30 पोस्ट में, मतलब कि 20 पोस्ट क्या हो गई? बैकलॉग हो गई। 20 पोस्ट क्या हो गई? बैकलॉग हो गई। अब जब 2020 में भर्ती आएगी तो ये 20 पोस्ट में भर्ती आए, तो इसमें ये बोला गया कि अगर बैकलॉग में भर्ती आ रही तो यहां भी सीमा क्या होगी? 50% ही निर्धारित की जाएगी। ये किस में बोला गया? इंदिरा साहनी केस में न्यायपालिका के द्वारा। उसके बाद ये बोला गया कि क्रीमी लेयर को सही पाया गया। अच्छा, मतलब ये बोला गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए जो क्रीमी लेयर का प्रावधान लेके आए थे नरसिम्हा राव, उसको एकदम सही पाया गया और बोले जो आर्थिक रूप से ठीक है उस जाति में उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और जो आर्थिक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसको क्या घोषित कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें अब ये जो जब न्यायपालिका का निर्णय आया तो इस निर्णय को धीरे धीरे निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधन का सहारा लिया गया और न्यायपालिका के एक एक बिंदुओं को संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधित करने का प्रयास किया गया। 77वां संविधान संशोधन 1995 के माध्यम से हमने प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था वापस बहाल की। उसके बाद 81वां संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से हमने बैकलॉग भर्तियों में 50% आरक्षण की सीमा को बहाल किया और 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हमने 10% क्या बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या आर्थिक रूप से पिछड़े जनरल वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया। तो ये कुछ संविधान के पक्ष थे। ठीक है, ये आपके मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ जो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है आप लोग के लिए, उसमें ये आपके काम आएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब बहुत अच्छे से तैयारी चालू कर लीजिए। ठीक है, शिक्षा इंस्टीट्यूट के तरफ से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ आपके लिए कि हम बहुत जल्द आपके लिए 90 दिन का एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो आने वाली नियुक्तियों में आपका हेल्प करेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।